जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नाइला है। मैं कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं गायनी सोल्यूशन के फ़ोरम से आपसे बात कर रही हूँ। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है उसके ऊपर पहले भी हमारे पास बहुत ज़्यादा रेफर रिक्वेस्ट आ चुकी है और ये वो डिज़ीज़ है जो कि हाईली मिसमैनेज्ड होती है। कभी तो इसको लेके लोग चले जाते हैं हकीमों के पास और कभी ये जो अखबारों और रिसालों में नंबर दिए होते हैं अनवेरीफाइड कोएक्स के, उनके पास चले जाते हैं। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को प्रोसीड करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरी वीडियो को एंड तक सुनिए। इसको आपने लाइक करना है, इसको आपने मैक्सिमम शेयरिंग करनी है ताकि जो है वो एविडेंस बेस्ड नॉलेज जो है वो हमारी सोसाइटी में स्प्रेड हो। तो बात करनी है आज हमने मेल इनफर्टिलिटी या मर्दाना बांझपन के ऊपर। मेल इनफर्टिलिटी के बेसिकली दो विंग्स हैं, दो शाखें हैं। एक को हम कहते हैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि जिसमें कि मर्द की जो होता है वो अपने पार्टनर के साथ जिनसी रिलेशनशिप बनाने के काबिल नहीं होता, यानी उसके अंदर एरेक्शन का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए जो है वो इसके ऊपर तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये लोग भी अक्सर इनफर्टिलिटी सफ़र करते हैं। और इसके अलावा दूसरा विंग जो है वो है सीमन प्रॉब्लम की, यानी कि इरेक्शन हो रही है, कपल आपस में इंटरकोर्स कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो उसकी क्या वजूहात हैं कि जिनके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। तो सीमन के अंदर जो अगर हम मोटी मोटी वजूहात देखें तो 4-5 किस्म के प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक वो जिसके अंदर के बिल्कुल स्पर्म ज़ीरो होता है, इसको कहते हैं एज़ोस्पर्मिया। एक वो होता है जिसमें स्पर्म काउंट कम होता है, यानी कि नॉर्मली जो है वो 2 ml सीमन प्रोड्यूस होना चाहिए और हर ml के अंदर कम से कम 15 मिलियन तक काउंट होना चाहिए। तो अगर इससे कम काउंट होगा तो हम कहते हैं कि इनकी जो है वो काउंट कम है, ओलिगोस्पर्मिया इसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं। और जो है इसकी अपनी वजूहात हैं। इसी तरह से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर काउंट भी बिल्कुल ठीक होता है लेकिन उनके अंदर क्या होता है कि मोटिलिटी के प्रॉब्लम होते हैं। जो जरासीम पैदा हो रहे हैं वो चुस्त नहीं होते। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब भी प्रेगनेंसी होती है उसमें ये होता है कि स्पर्म जो होता है वो विजाइना, सर्विक्स, यूट्रस और ट्यूब्स क्रॉस करके ऑल टुगेदर एग के पास जाता है, ओवरी में, जहाँ पे उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर जो है वो स्पर्म चुस्त नहीं होगा तो जाहिर है वो ये सारा प्रोसेस नहीं तय कर पाएगा और मोटिलिटी कम होने की सूरत में जो है वो मेल पार्टनर जो है वो इनफर्टिलिटी सफ़र कर सकता है। एक और चीज़ होती है जिसमें नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का वो ठीक नहीं होता। उसमें क्या होता है, नॉर्मली स्पर्म का एक हेड होता है और एक टेल होता है। बाज़ औक़ात उसकी जो ऐसे स्पर्म होते हैं जिनकी के मॉर्फोलॉजी या साख्त जो होती है वो ख़राब होती है। नॉर्मली 4% तक स्पर्म की साख्त नॉर्मल होनी चाहिए प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव करने के लिए। अगर 4% से कम है तो भी आप इनफर्टिलिटी सफ़र कर सकते हैं। एक और चीज़ ये होती है कि बाज़ औक़ात मेल के अंदर इन्फेक्शन होता है, एपिडिडमोऑर्काइटिस या किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से उसके स्पर्म के अंदर चूँकि पस सेल आ रहे होते हैं तो ये इस सूरत में भी बाज़ का स्पर्म का काउंट भी और मोटिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है। कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्पर्म का काउंट पूरा होता है लेकिन उनके अंदर जिंदा जो स्पर्म्स होते हैं उनकी तादाद कम होती है, तो वो भी इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। तो ये सारी शक्लें जो हैं उसमें क्या है कि सीमन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं उसको आज हमने मोटा मोटा देखना है। सबसे पहली वजूहात लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या चीज़ है, सबसे पहले ज़ाहिर है डाइट आती है कि आपकी डाइट के अंदर वो एलिमेंट मौजूद नहीं है जो कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जिंक, एल-कार्निटीन, एल-आर्जिनिन, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, ये वो ज़रूरी मिनरल्स हैं और विटामिन हैं जो कि बहुत ज़रूरी चाहिए हैं प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। तो जो भी पेशेंट हमारे पास आता है सीमन एनालिसिस के अंदर कोई प्रॉब्लम के साथ, तो सबसे पहले हम उसको उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद उसको कुछ मिनरल्स लिखते हैं बाय सपोजिंग कि ताकि उसका डाइट का फैक्टर रूल आउट हो जाए। उसके बाद जो है वो कुछ लोग, जैसे कुछ लाइफ हैबिट्स होती हैं, कुछ लोग बहुत गर्म जगह पे जॉब कर रहे हैं, किसी रेडिएशन वाली जगह पे जॉब कर रहे हैं, लैपटॉप का जो गोद के अंदर बहुत ज़्यादा रख के यूज़ करना, जो ड्राइवर्स होते हैं बहुत लंबी देर तक के लिए उनको बैठना पड़ता है, सिटिंग पोजीशन में ड्राइव करते हैं। इसके अलावा जो लोग जो है वो पॉकेट्स में, फ्रंट पॉकेट या बैक पॉकेट में मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने में मिल सकते हैं। तो ये कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो कि हम हिस्ट्री लेके पेशेंट की उनसे कहते हैं कि आप ये चीज़ें जो है वो क्विट कर दें। इसके अलावा अगर आप कोई ड्रग्स यूज़ करते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्मोकिंग है, अल्कोहल है। स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब करते हैं
स्पर्म्स की प्रोडक्शन और उनकी मेच्योरिटी के ऊपर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अलावा कुछ ड्रग, जैसे फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा मेडिसिन आप ले रहे हैं, शुगर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो स्पर्म की क्वालिटी को और नंबर को भी ख़राब कर देती हैं। तो ये भी जब हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो उससे पता चल जाता है। शुगर कुछ पेशेंट होते हैं उनके अंदर होता है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन में क्या होता है कि स्पर्म्स जो होते हैं इजैकुलेशन के दौरान बाहर निकलने के बजाय मसाने में चले जाते हैं। ऐसे पेशेंट का जब हम यूरिन का टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर, उसकी माइक्रोस्कोपी के अंदर हमें स्पर्म्स मिलते हैं अलाइव या डेड। तो ये भी एक वजह होती है स्पर्म काउंट के अंदर ख़राबी होने की। इसी तरह से एक, अगर बचपन में आपकी कोई हर्निया की सर्जरी हुई है या आपको कोई बचपन में अपने नीचे वाले हिस्से में चोट लगी है या आपको कनपेड़े हुए हों, तो ये भी 3 ऐसी वजूहात हैं जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन को मुतासर कर सकती हैं। दौरान सर्जरी वैस डेफरेंस एक डक्ट होती है, अगर उसके अंदर कोई जो है वो इंजरी हो जाती है तो वो स्पर्म की ट्रांसपोर्ट मुकम्मल या पार्शियल तौर पे ब्लॉक कर देती है, जो कि एक वजह बनती है स्पर्म्स काउंट के ख़राब होने की। इसके अलावा कुछ मरीज़ हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर अनडिसेंडेड या पार्शली डिसेंडेड टेस्टिस होते हैं। इसका मतलब नेचुरली जो टेस्टिस होते हैं या खसने होते हैं वो अल्लाह ताला ने एक स्किन के बैग, जिनको स्क्रोटम कहते हैं, उसके अंदर रखे हुए हैं। और बाज़ पेशेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनके जो खसने होते हैं वो स्क्रोटम बैग के अंदर नहीं होते, वो खाली होते हैं और वो शर्म की वजह से ये बात किसी को बताते ही नहीं है। और कई ऐसे पेशेंट होते हैं कि वो पार्शली डिसेंडेड टेस्टी होते हैं कि जब वो लेटते हैं तो उनके टेस्टिस खिंच के ऊपर इंग्वाइनल रीजन में चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से जाहिर है कि उनके अंदर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है और स्पर्म प्रोडक्शन जो होती है वो ख़राब हो जाती है। स्पर्म्स को पैदा होने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए है, जिसके ऊपर इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको जिस्म से बाहर रखा है। सर्दियों में जबकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो टेम्परेचर टेस्टिस का लो होता है, तो स्क्रोटम बैग सुकड़ कर बिल्कुल जिस्म के साथ लग जाता है ताकि वो जिस्म की हीट से फ़ायदा उठा के अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके। और जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो स्क्रोटल बैग जो है वो जिस्म से दूर चला जाता है, डायलेट हो जाता है, ताकि टेस्टिस को जिस्म के टेम्परेचर से दूर रखा जाए और उनका जो ख़ास टेम्परेचर है वो मुतासर ना हो। इसी तरह से कुछ हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर हार्मोन्स के प्रॉब्लम ये होते हैं। 3 लेवल पे प्रॉब्लम हो सकता है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। पिट्यूटरी के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ से भी 2 हार्मोन निकलते हैं, FSH और LH, जो कि आगे टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इन तीनों हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जा सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो जाहिर है वो भी फिर उसकी जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है उसको ख़राब कर देता है। इसी तरह से एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो वेन्स या डायलेट होके टेस्टिस के ऊपर बन जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे खून का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और खून चूँकि गर्म होता है तो वो इसलिए क्या होता है कि टेस्टिस का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और बाज़ बात स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो होती है वो सही तरह से नहीं हो पाती है। इसी तरह से एक और चीज़ होती है इंग्वाइनल हर्निया, वो भी बाज़ औक़ात जो है वो इस चीज़ का स्पर्म्स के अंदर प्रोडक्शन के अंदर ऊपर नीचे होने का बायस बन सकता है। आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं, जैसे खुदा न खास्ता आपको कोई कैंसर है या आप कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं, तो वो ना सिर्फ कैंसर सेल को ख़त्म करते हैं, वो स्पर्म्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपकी हिस्ट्री में, अगर आपके पहले कैंसर का कोई ट्रीटमेंट हो चुका है या आप कोई चीज़ इस तरह की ले रहे हैं, तो वो भी चीज़ें हमारी सारी हिस्ट्री के ऊपर रूल आउट हो जाती हैं। इसी तरह से जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जिनका के कोई वजह मालूम नहीं होती और उनका स्पर्म काउंट ख़राब होता है, उनको हम इडियोपैथिक में कर देते हैं कि उनको हम अनएक्सप्लेन्ड कॉज, उसमें ये नहीं होता कि कोई कॉज मौजूद नहीं है, उसमें हम ये कहते हैं कि साइंस ने अभी तक जो है वो कोई ऐसी कॉज जो है वो नहीं निकली है जिसकी वजह से कि ये उसको हम इडियोपैथिक में डाल देते हैं कि नामालूम वजह। एक बहुत ही अहम वजह जो है स्पर्म काउंट के ख़राब होने की वो है इन्फेक्शन एपिडिडमो ऑर्काइटिस। एपिडिडमस के अंदर, वेस डेफरेंस के अंदर या अंदरूनल जो सेमिनल वेसिकल्स हैं उनके अंदर अगर आपका इन्फेक्शन चल रहा है
तो ये इन्फेक्शन ना सिर्फ उन नालियों को मुतासर करता है बल्कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन को भी मुतासर करता है। तो जिन लोगों के अंदर इन्फेक्शन हो तो हम सबसे पहले कहते हैं कि इनके इन्फेक्शन को सेटल किया जाए मेडिसिन देकर, या फिर उनका कल्चर करवा लिया जाए ताकि पता चले कि ये कौन सा इन्फेक्शन है जो कि मेडिसिन के बावजूद भी सेटल नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात उसके इलाज के साथ ही स्पर्म काउंट बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ मोटी मोटी वजूहात थी जो मैंने आपको बताई कि स्पर्म के प्रोडक्शन के कम या ज़्यादा होने की वजूहात हो सकती हैं। अगर आप इस मसले का, मेल इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो मैं आपको इस फोरम से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप काइंडली किसी हकीम, किसी कोई के पास जाने के बजाय, गलत मलत दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बजाय किसी सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं जो कि आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेगा, उसके बाद आपका मुआयना करेगा और फिर स्पर्म काउंट के कम या ज़्यादा होने की, कम होने की या उनकी मोटिलिटी कम होने की या जो भी कोई वजह होगी उसकी एक वजह तशख़ीस करेगा। फिर इलाज उस वजह का होगा। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाएगा, अगर रिट्रोग्रेड जैकुलेशन है तो उसका हल ढूंढा जाएगा, अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है उसको सेट किया जाएगा, अगर आपकी डाइट में कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो वो उसका इलाज किया जाएगा, और अगर इसके अलावा कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई ब्लॉकेज है या कोई किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है उसका आपको इलाज बताया जाएगा। जिन मेल्स का इलाज के बावजूद भी स्पर्म काउंट कम रहता है, ये बहुत कम नंबर होता है, अक्सर इनका इलाज हो जाता है, वो भी बिल्कुल मायूस ना हो, उनके लिए एक ट्रीटमेंट होता है IUI, या जिनकी मोटिलिटी बहुत कम है। उसमें जो है वो क्या होता है, उसमें हम मेल के स्पर्म को यूट्रस की ट्यूब्स के पास जाके छोड़ देते हैं ताकि अगर मोटिलिटी कम है भी तो वो थोड़ी बहुत मोटिलिटी के साथ अंडे तक पहुंच जाएं और एक दफ़ा जो है वो जाइगोट बन जाए या फर्टिलाइजेशन हो जाए। अब IUI क्या है, इसके लिए मैं एक अलहदा से डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इस प्रॉब्लम को लेकर हकीमों के पास मत जाएं। आपका काम ख़राब तो हो सकता है लेकिन बहुत कम है कि आपका चांसेस हैं कि आपका काम ठीक हो। इसकी वजह इस्टेब्लिश करें और फिर अपने डॉक्टर को वो वजह ट्रीट करने को दें। ये 21वीं सदी का दौर है, इसमें किसी चीज़ भी, बहुत कम चीज़ें ऐसी रह गई हैं कि जिनकी वजह ना मालूम की जा सके या जिनका इलाज ना किया जा सके। एंड में मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और ताकि जो है इसकी हमारे पास जो अवेयरनेस है वो मैक्सिमम लोगों को तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहूँ। तब तक बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।